देखो चैप्टर का नेम क्या है, वर्क, एनर्जी एंड पावर। तो कार्य, ऊर्जा और ताकत, शक्ति। वर्क, सिंपल हम बात करते हैं वर्क की। वर्क होता क्या है, आपने पहले एक वर्क अगर सिंपल फॉर्मूले की बात करो ना, तो वर्क हम हिंदी में बोलते हैं कार्य। कितना कार्य किया, क्या मतलब है इसका, कितना कार्य किया। वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स मल्टीप्लाई, वेरी गुड, फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। जो फोर्स की यूनिट होती है बच्चे वो क्या होती है, न्यूटन। ऐसा यूनिट फोर्स की क्या होती है, न्यूटन, जिसको हम लिखते हैं एन से। और जो डिस्प्लेसमेंट की यूनिट होती है वो क्या होती है, मीटर। और वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल। तो 1 जूल किसके इक्वल होता है, 1 न्यूटन मीटर के। तो अगर आपको डेफिनेशन देनी हो इसके यूनिट्स के बेस पे, तो आप कैसे डेफिनेशन दोगे, सिंपल वर्क को कैसे डिफाइन करोगे, यूनिट के बेस पे। 1 जूल इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ फोर्स इन 1 न्यूटन अप्लाइड ऑन अ डिस्टेंस बाय द 1 मीटर। जैसे कि ये नोटबुक है, मैंने इसे 1 न्यूटन की फोर्स लगाई और ये 1 मीटर ट्रैवल कर गई, ठीक है। फोर्स कितने की लगाई, 1 की। डिस्टेंस ट्रैवल कितना किया, 1। तो बताओ वर्क कितना आया, 1। एक बात याद रखना, लाइफ में कभी भी कोई भी डेफिनेशन आ जाए डिफाइन करने के लिए, तो हमेशा जब भी हम डिफाइन करते हैं तो हम उसको हमेशा 1 लेके डिफाइन करते हैं। वर्क हो गया आपका। अब आता है एनर्जी पे। जो एनर्जी होती है ना, मतलब ऊर्जा, बिल्कुल। वर्क इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। वर्क भी किसकी फॉर्म है, एनर्जी की ही फॉर्म है। एनर्जी बहुत सारे टाइप्स की होती है। एक चीज़ और, जो भी एनर्जी है इस यूनिवर्स में, जो भी एनर्जी कहाँ पे है, इस यूनिवर्स में, वो सारी की सारी क्या है, कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब क्या है, जो चीज़ चेंज ना हो। तो एनर्जी इस यूनिवर्स में कभी भी चेंज नहीं होती। जैसे कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक एनर्जी किस एनर्जी में कन्वर्ट होगी, लाइट एनर्जी में। तो ये क्या, एनर्जी का कन्वर्जन। तो ये एनर्जी का कन्वर्जन हुआ, मतलब एनर्जी तो कांस्टेंट रही ना। ये वाली इलेक्ट्रिक एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी, लाइट एनर्जी में। सिमिलरली जब फैन घूमता है, रोटेट होता है, तो वहाँ पे कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी। और जो भी चीज़ गोल गोल घूमती है उसका मोशन कैसा होता है, सर्कुलर मोशन। अगर पेपर में आ जाए बताओ फैन का मोशन कैसा है, तो आप क्या बोलोगे, सर्कुलर मोशन। और फैन में कौन सी एनर्जी है, तो क्या बोलोगे, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, क्या बोलोगे, काइनेटिक एनर्जी। तो इफ यू टॉक अबाउट द बाय द एनर्जी इन द फैन, तो कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, ये मेन, यस वेरी गुड। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 12 mv²। एक बात याद रखना, काइनेटिक एनर्जी बॉडी की तभी होती है जब उसके अंदर क्या होता है, उसका मोशन होता है। अगर मोशन नहीं होगा तो काइनेटिक एनर्जी होएगी क्या, नहीं होएगी। तो जब भी बॉडी मोशन में है तब क्या होएगी, हमेशा काइनेटिक एनर्जी। अगर यहाँ पे वेलोसिटी 0 है, मैं बोल रही हूँ बंदा रेस्ट पे है, तो बताओ काइनेटिक एनर्जी कितनी होएगी, वेरी गुड। चाहे उसका मास कितना भी क्यों ना हो, मान लो एक कार है, उसका मास जो है वो क्या कहते हैं 1000 kg है, 1000 किलोग्राम है, लेकिन वो रेस्ट पे है, तो बताओ उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 0। अब एक चीज़ और पूछती हूँ मैं, जब भी, हाँ एक चीज़ और बताओ, हमें चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालना है। मतलब एक कार है, पहले वो चल रही थी 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, लेकिन बाद में आके वो रुक गई, मतलब उसकी स्पीड क्या होगी, 0। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 10, फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 0। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बताओ कितनी हुई। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस में काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितनी है, 0। तो फॉर्मूला में पुट करके देख लो, 12 mv², v की वैल्यू क्या लोगे, 0। इनिशियल कितनी है, 12 mu²। तो इसलिए चेंज इन काइनेटिक एनर्जी किस में आएगी, पॉजिटिव में या नेगेटिव में, वेरी गुड। तो यहाँ पे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव में आएगी, क्यों, क्योंकि इस केस में काइनेटिक एनर्जी क्या हुई है, कम हुई है। क्या हुई है, कम हुई है।
ये हमने काइनेटिक एनर्जी पढ़ी है। एक इसके अंदर देखो वर्क तो है ही फॉर्म ऑफ एनर्जी, है ना। तो फॉर्म ऑफ एनर्जी अगर वर्क की यूनिट जूल होती है, जूल इसलिए होती है, आपने 10th क्लास में और पहले पढ़ रखा है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, याद है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। वो भी क्या बोलता था कि चेंज हो रहा है वहाँ पे वर्क, जो करंट का और रेजिस्टेंस का वर्क था वो किसमें चेंज हो रहा था, हीट में चेंज हो रहा था। तो हीट भी एनर्जी की फॉर्म है, वर्क भी एनर्जी की फॉर्म है। तो इसलिए वर्क की, हीट की और एनर्जी तीनों की यूनिट क्या होती है, जूल। क्या होती है, जूल। और अगर आप, पावर क्या होता है, कितनी एनर्जी आपने खर्च करी कितने टाइम में। तो पावर की डेफिनेशन कैसे दोगे, पावर की यूनिट होती है वॉट, WATT। जब आप बल्ब लेने जाते हो तो पूछते हो ना कितने वॉट का है, 9 वॉट, 12 वॉट, 18 वॉट, ऐसे बोलते हो ना, जब 35-40 पहले से फैलाते थे। तो वॉट का मतलब है कि वो कितनी पावर कंज्यूम कर रहा है। या फिर हम ऐसे बोल देते हैं कितनी एनर्जी वो खर्च कर रहा है कितने प्रति टाइम में। तो डेफिनेशन क्या दोगे, 1 वॉट इज डिफाइंड एज द 1 जूल ऑफ एनर्जी स्पेंड इन पर यूनिट ऑफ टाइम। पर मतलब डिवाइड में है। तो जब भी आप किसी चीज को डिफाइन करते हो तो हमेशा क्या लेके चलते हो, 1। चलो फॉर्मूले से देख भी लेते हैं। एनर्जी कितनी हुई थी, 1 जूल, टाइम कितना लगा, 1। तो आंसर कितना आएगा, 1 ही तो आएगा देखो। तो इसलिए वॉट क्या था, पावर, पावर था ना, किसकी इक्वल है वो पावर, एनर्जी बाय टाइम। एनर्जी क्या होता है, जूल, टाइम क्या होता है, सेकंड। तो 1 वॉट को हम कैसे लिख सकते हैं, जूल पर सेकंड, ऐसे भी लिख सकते हैं ना, लिख सकते हो। ये सिंपल फॉर्मूले बताया मैंने आपको, वर्क, एनर्जी, पावर के बेसिक फॉर्मूला बिल्कुल। अब थोड़ा सा इसके अंदर मेन पॉइंट मुद्दे पे आओ कि जब भी आपके पास एनर्जी हो, एनर्जी बहुत सारे टाइप की होती है, लेकिन मेन जो आपको एनर्जी पढ़नी है आपके सिलेबस में, वो आपको पढ़नी है काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी तब होती है जब कोई भी चीज मोशन में होती है। मोशन मतलब चल रही है, दौड़ रही है, मतलब उसके पास काइनेटिक एनर्जी। बिकॉज, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस्ड व्हेन ए ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। जब भी कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होगा तो उसके पास कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी। लेकिन जब भी मान लो किसी ऑब्जेक्ट हाइट के कारण जो एनर्जी, उसको हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। जब इन दोनों एनर्जी को हम प्लस कर देते हैं तो कौन सी एनर्जी बनती है, मैकेनिकल एनर्जी। कौन सी एनर्जी होती है, मैकेनिकल एनर्जी। लाइक आपके पास टरबाइन घूम भी रहा है, ठीक है, और घूमने के साथ साथ पानी ऊपर भी चढ़ रहा है, तो यहाँ की काइनेटिक एनर्जी होगी और यहाँ की ऊपर चढ़ने की पोटेंशियल एनर्जी होगी, मिलकर क्या बन गई वो, मैकेनिकल एनर्जी। मोटर पानी छत पे चढ़ाती है टैंकी में, ठीक है, तो मोटर क्या करती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्ट करती है पोटेंशियल एनर्जी में। चलो ना समझ में आ जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। देखो मास, एक ऑब्जेक्ट है उसका मास एक बार कांस्टेंट ले लो, और ग्रेविटी तो कांस्टेंट होती है। ये g का मतलब होता है, स्मॉल g का मतलब होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसकी वैल्यू आपको 9.8 या फिर क्या लेके चलनी होती है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर ये दोनों चीज कांस्टेंट है तो पोटेंशियल एनर्जी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, हाइट के। इट मीन्स अगर आप हाइट बढ़ाओगे तो आपको एनर्जी भी बढ़ानी पड़ेगी। तो इन दोनों का ग्राफ कैसे बनेगा, स्ट्रेट लाइन, पोटेंशियल एनर्जी और हाइट का। मतलब हाइट बढ़ेगी तो पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी ना, बढ़ेगी ना। क्यों, क्योंकि जितनी हाइट बढ़ रही है उतना ऊपर जाता जा रहा है, उसकी एनर्जी भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। आप इस केस को बहुत जगह यूज़ भी कर सकते हो। लाइक एक चीज़ को मैं यहाँ से फेंकूँ, एक चीज़ को मैं ऊपर से फेंकूँ, तो ज़्यादा एनर्जी से गिरेगा, ज़्यादा टूटने के चांस है उसके ऊपर। इसके अंदर न्यूटन का थर्ड लॉ भी आता है, टू एवरी डायरेक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन। जितने ज़्यादा एक्शन लगाएगा नीचे उतनी अपोजिट डायरेक्शन लगेगी, टूट जाएगा गिलास। एक गिलास सिंपली ऐसे गिर जाए हल्का सा यहीं से, मान लो मेरे पास कंच का गिलास है, एक तो यहाँ से हल्का सा हो जाए, हो सकता है वो ना टूटे, लेकिन अगर फर्स्ट फ्लोर से गिरा होगा तो 100% वो टूटेगा। क्यों, क्योंकि हाइट बढ़ गई, एनर्जी बढ़ गई, वो ज़्यादा एनर्जी लगाएगा वो अर्थ पे, सरफेस पे, ज़्यादा एनर्जी वो नीचे की तरफ लगाएगा, तो जितनी एनर्जी यहाँ लगाएगा बैकवर्ड उसको उतनी एनर्जी वापस मिल जाएगी। या फिर मैं ये बोल देती फोर्स, जितनी फोर्स यहाँ लगाएगा उतनी फोर्स वापस मिल जाएगी उसको।
टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, वापस मिल जाएगा उसको और वो गिलास मैक्सिमम चांस है वो टूट जाएगा। सिमिलरली आप एक तो सिंपल हल्का सा ऐसे गिर जाओ यहाँ पे और एक सेकंड फ्लोर से गिरो तो क्या होगा, कब टांग टूटेगी, और जो सेकंड फ्लोर से गिरोगे। समझ रहे हो ना, बहुत कॉमन सा कंसेप्ट है ये। ऐसे गिरे ठीक है सिर को बचा के, तो हमारी जो फोर्स पे ए ब्लॉक ऑफ मास 1 kg, ब्लॉक का मास कितना है 1 kg, और वो किस पे चल रहा है, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे चल रहा है। ये लाइन देख रहे हो, मूविंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस विद ए स्पीड, कितनी स्पीड है ब्लॉक की, देखो यहाँ पे आई का मतलब है इनिशियल, कितनी स्पीड है इनिशियल 2 मीटर पर सेकेंड, कि वो 1 सेकेंड में 2 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। और जो रफ पैच रेंजिंग फ्रॉम, इस बात को ध्यान से समझो, ब्लॉक का मास था 1 किलो, मान लो ये ऐसे है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है 0, ब्लॉक का मास कितना है 1 किलो, ये हमने ब्लॉक यहाँ पे बना दिया, ब्लॉक मैं बना देती हूँ ब्लू कलर से, ये लो ये ब्लॉक बना दिया, 1 किलो का था ये, एक अंदर लिख दिया मैंने 1 किलो। ये चला 0 से लेके 0.10 तक तो क्या था, सही था। जैसे ही से 0.10 में आया ना, सरफेस कैसा आ गया, रफ। इसने क्या बोला, एंटर्स ए रफ पैच रेंजिंग फ्रॉम 0.10 से 0.2.01, मतलब यहाँ पे जो सरफेस था वो कैसा था, यूँ लगा लो यहाँ पे रोड ही बिछी हुई थी, ये वाला रोड खराब था, ऐसे ऐसे था ये वाला सरफेस यहाँ तक, ये रोड खराब है। एक बात बताओ, ये वाला रोड खराब है तो यहाँ पे कौन सी फोर्स लगेगी जब रोड खराब होता है, तो वेरी गुड, फ्रिक्शनल फोर्स। या आप 8th क्लास 9th क्लास +1 में पढ़ते हो, 3 साल रेगुलर रहता है, कि यहाँ पे कौन सी फोर्स लगेगी, फ्रिक्शनल फोर्स। क्यों, क्योंकि रोड खराब है, ब्लॉक तो आगे की तरफ जाना चाह रहा था लेकिन जाएगा किसकी तरफ, पीछे की तरफ। इसलिए देखो फोर्स का फॉर्मूला किस में दिया, नेगेटिव में दिया है। तो फ्रिक्शनल फोर्स ब्लॉक पे लगी है, किसके प्रोपोर्शनल है, एक्स के प्रोपोर्शनल है। माइनस साइन क्यों दिया, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, रिटार्ड हो रहा है। रिटार्ड मतलब जब भी वर्ड रिटार्ड आता है उसका मतलब होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन मतलब कि जो स्पीड है ब्लॉक की, वो जैसे वो आगे बढ़ रहा है उसकी स्पीड क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, उसको बोलते हैं रिटार्ड। इसमें वर्ड है ना, द रिटार्डिंग फोर्स ऑन द ब्लॉक इन दिस रेंज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, मतलब केवल और केवल इस रेंज के लिए उसकी फोर्स क्या हो रही है, उसकी वेलोसिटी कम हो रही है। खराब रोड है तो कम ही वेलोसिटी होगी ना। जैसे आप भी जा रहे हो, मान लो सिंपल, आप मान लो आप अपनी कार चला के जा रहे हो, फटाफट सिंपल रोड तो फटाफट चलोगे। जैसे ही खराब रोड एंटर हुआ, वेलोसिटी क्या होती गई, कम होती गई। तो उस पर कौन सी फोर्स लगी, रिटार्डिंग फोर्स, जो वेलोसिटी कम हो रही है। कितने रेंज के लिए लग रही है, 0.1 से लेके 2.01 मीटर तक लग रही है। कितनी बात समझ में आ गई। और जो डिस्टेंस 0.1 से कम है, रिटार्डिंग फोर्स 0 है। कब, देखो इस लाइन का मतलब ढंग से समझो। जो रिटार्डिंग फोर्स है, रिटार्डिंग फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स एक ही बात होती है। एक ही बात क्यों होती है, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स भी मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगती है। अपोजिट डायरेक्शन में लगती है, मेरा कहने का मतलब है कि अगर ब्लॉक मूव कर रहा है इस तरफ तो फ्रिक्शनल फोर्स किस तरफ लगेगी, इस तरफ। मतलब कि एक बात बताओ, ब्लॉक मूव करना चाह रहा था इस तरफ, फोर्स लग रही है इस तरफ, बताओ उसकी स्पीड बढ़ेगी घटेगी, ऑफ कोर्स घटेगी। तो रिटार्डिंग फोर्स कौन सी फोर्स का काम करती है, फ्रिक्शनल फोर्स का। तो क्वेश्चन ने बोला कि जो ये वाला खराब सरफेस है ना, ये वाला खराब सरफेस है, सिर्फ और सिर्फ यहीं पे फ्रिक्शनल फोर्स लगेगी। ये 0.1 था, 0.10 है ना, और ये कितना है 2.01, यहाँ तक तो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगी। 0.1 से पहले और 2.01 के बाद फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू क्या होगी, 0। क्या वैल्यू होगी, 0। और यहाँ पे जो k है ना, और फ्रिक्शनल फोर्स कितनी लग रही है, माइनस का k/x, क्वेश्चन में गिवन है। और यहाँ पे k की वैल्यू कितनी है, 0.5 जूल। तो इसने क्या बोला, फाइनल काइनेटिक एनर्जी और स्पीड कितनी होगी, फाइनल स्पीड ब्लॉक की जब वो पैच को क्रॉस कर देगा। पैच मतलब इस वाले पैच को क्या कर देगा, क्रॉस कर देगा। जब इसके अंदर एंटर किया था, ध्यान से सुनो, कितनी स्पीड थी, क्वेश्चन में देखो 2 मीटर पर सेकेंड। उसकी स्पीड कम हुई या ज़्यादा हुई है यहाँ पे आने के बाद, तो एक बात तो आपको पता लगी, जो भी उसकी स्पीड है ना, इनिशियल स्पीड, जो फाइनल है उस आंसर उसका कम आएगा। क्यों कम आएगा, क्योंकि मोशन कैसा है, रिटार्डिंग मोशन है। जब भी मोशन रिटार्डिंग होता है, रिटार्डिंग मतलब जब भी स्पीड कम होती है तो हमेशा
फाइनल स्पीड इनिशियल स्पीड से, जब मैं बोल देती हूँ फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से हमेशा क्या आती है, कम आती है। देखो इनिशियल थी 2, फाइनल कितनी आ रही है, 1 आ रही है ना। तो 1 साइन क्या शो कर रहा है कि हमारा मोशन कैसा मोशन है, रिटार्डिंग मोशन। कैसा मोशन है, रिटार्डिंग मोशन। अब आपको कुछ कंसेप्ट पता होने चाहिए, कुछ कंसेप्ट जैसे कि कैसे, कि जो काइनेटिक एनर्जी फाइनल होएगी, यहाँ पे कांस्टेंट इक्वल रहेगी काइनेटिक एनर्जी फाइनल। आपको एक क्वेश्चन से पहले बताते हैं, द वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर ए वेरिएबल फोर्स। व्हाट डू यू मीन बाय वेरिएबल फोर्स? जहाँ भी वर्ड वेरिएबल होता है उसका मतलब होता है जो चीज़ चेंज हो सके उसको हम क्या कहते हैं, वेरिएबल। जो चीज़ चेंज हो सकती है उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। तो वैसे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जैसे आपने अभी किया, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv²। क्या होता है बच्चे फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी का? अगर आप डिफरेंशिएशन करते हो काइनेटिक एनर्जी का विद रिस्पेक्ट टू dt, तो d/dt दोनों जगह करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। बस आप इतना समझो d/dt को दोनों जगह मल्टीप्लाई कर दिया। क्या कर, दोनों जगह मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस चीज को ध्यान से समझना, मास तो कांस्टेंट है ना, किसी भी बॉडी का मास जो होता है तो कांस्टेंट रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो मास बाहर आ जाएगा, किसका करोगे आप, किसका करोगे, v² का, यही करोगे ना। इसका कैसे करते हैं सुनो, इसको मैं ध्यान से बताती हूँ। डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या होता है, v² का करोगे किसके रिस्पेक्ट में, dt के रिस्पेक्ट में। m बाहर आ गया, हाफ भी बाहर आ गया, m भी बाहर आ गया। क्यों, क्योंकि तो हाफ कांस्टेंट m भी कांस्टेंट है। डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है जो पावर है वो आगे, एक पावर कम। तो पावर कितनी है, 2 है ना, तो 2 आगे आ जाएगा। तो 2 आगे आएगा तो क्या बनेगा, 1/2m तो था ही सही, 2 आगे आया तो क्या बना, 2 और एक पावर कम। 2 - 1 कितना होता है, 1। फिर अंदर v है ना, तो v का t के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, dv/dt। 2 - 1 कितना होता है ये बताओ पहले तो। वेरी गुड, 2 - 1 कितना होता है, 1 होता है। और जिसकी पावर 1 होती है उसको v लिख देंगे। इस 2 से ये 2 कट गया तो क्या आ गया, mv dv/dt आ गई ना ये चीज। देखो समझ में ये चीज कैसे आई, सिंपल डिफरेंशिएशन किया है। दोबारा बताती हूँ मैं, डिफरेंशिएशन में क्या होता है, जो पावर होती है वो आगे और एक पावर कम। दोबारा बताऊं, अरे सिंपल xn का डिफरेंशिएशन करते हो तो क्या होता है, n x⁻n-1। फिर जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो ना, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो dx/dx। ये कट जाते इसलिए हम लिखते नहीं होते इसको, लेकिन यहाँ पे तो dv/dt कटेगा थोड़ी ना, इसे लिख रहे हैं इसको। और ये 2 आया था, 2 से 2 कट गया। ये वाला 2 आया था ना, इसकी पावर आगे आई थी, इस 2 से 2 कट गया। क्या आ गया फॉर्मूला, m dv/dt मल्टीप्लाई में v। dv/dt मतलब चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में चेंज इन टाइम, वो होता है बच्चे एक्सेलरेशन। क्या होता है, एक्सेलरेशन। करते हो ना, वेलोसिटी बाय टाइम एक्सेलरेशन होता है, सबको पता है ये बात। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, इसकी जगह लिख सकते हो एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई में v। मास मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स। तो ये क्या फॉर्मूला आ गया, फोर्स मल्टीप्लाई वेलोसिटी, फोर्स मल्टीप्लाई वेलोसिटी। अब वेलोसिटी क्या होता है, dx/dt होता है ना, वेलोसिटी क्या होता है, dx/dt। और हम किसका डिफरेंशिएशन कर रहे थे, काइनेटिक एनर्जी का विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इस dt से ये dt कट गया ना। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू में फोर्स मल्टीप्लाई में चेंज इन डिस्टेंस। ये फॉर्मूला की डेरिवेशन आ सकती है आपके, और लिखा क्या आएगा, वर्क एनर्जी, वर्क और एनर्जी। और इसमें काइनेटिक एनर्जी हो सकता है लिखो है ना, सिंपल आ जाए एनर्जी, तो समझ जाना एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी। अब देखो, अब ये यहाँ पे d का मतलब क्या है, एक एक वर्ड ध्यान से सुनो। यहाँ पे बच्चे जो d का मतलब है वो है स्मॉल। d का मतलब क्या है, स्मॉल। लेकिन d है स्मॉल, स्मॉल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। लेकिन जब भी काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है वो तो किसी यहाँ से लेके यहाँ तक हो रही है, एक बड़ी चीज के लिए चेंज हो रही है ना। जब भी हमें किसी चीज को बड़ा करना होता है तो हम उसको क्या करते हैं,
इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन तब करते थे हम किसी चीज़ को तोड़ना हो, और इंटीग्रेशन कब करते थे हम किसी चीज़ को जोड़ना हो। तो हम इस केस में क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, इनिशियल पोजीशन को और फाइनल को। आगे समझ में क्या कर देंगे इसका, इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन करने के लिए आप क्या करते हो, जो साइन होते हैं इंटीग्रेशन का सिंबल वो होता है ये। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन पूरा कैलकुलस +2 के मैथ में 44 नंबर का आएगा 80 में से, तो ध्यान से समझ लो इस चीज़ को, फिजिक्स में तो आता ही आता है। इंटीग्रेशन का जो सिंबल होता है बच्चे वो क्या होता है, ये होता है। किसका सिंबल होता है ये, इंटीग्रेशन का। हमारी स्टार्टिंग में इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या है, इनिशियल वैल्यू KI, फाइनल क्या है KF। ऐसे ही F तो यहाँ कांस्टेंट है, स्टार्टिंग में हमारा डिस्टेंस क्या है x इनिशियल, फाइनल क्या है XF। इतनी बात समझ में आई। तो ये D के मिला के क्या बन जाएगा, इसका जब करोगे लिमिट बाद में पुट करना, लिमिट क्या पुट करना, बाद में पुट करना। देखो छोटी छोटी काइनेटिक एनर्जी मिला के क्या बन जाएगी, बड़ी काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी ना। और वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, KI से लेके KF तक। हमेशा इंटीग्रेशन में याद रखना, पहले अपर लिमिट पुट करते हैं फिर माइनस में लोअर लिमिट। अपर लिमिट क्या है KF, लोअर लिमिट क्या है KI। तो इसको सॉल्व करके क्या आ जाएगा, KF माइनस KI। समझ में आया ये कैसे आया, KF माइनस KI। अब हमें किसका करना है, डिस्टेंस का। जब डिस्टेंस का करोगे तो फोर्स मल्टीप्लाई में फाइनल डिस्टेंस माइनस इनिशियल डिस्टेंस क्या होता है बच्चे, डिस्प्लेसमेंट। और फोर्स मल्टीप्लाई में डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वर्क। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल आ गई, वर्क के इक्वल आ गई। किसके इक्वल आ गई, वर्क के इक्वल आ गई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। और इस इक्वेशन को क्या बोलते हैं, या फिर इस थ्योरम को क्या बोलते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या बोलते हैं इस थ्योरम को, वर्क एनर्जी थ्योरम। जो ये इक्वेशन आई है, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस में काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, ये किसका फॉर्मूला है बच्चे, वर्क का। यहाँ से काइनेटिक एनर्जी फाइनल का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, वर्क प्लस में काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। आ गए फॉर्मूला, याद कर लो इस फॉर्मूले को, क्योंकि हमें क्वेश्चन में पुट करना है। काइनेटिक एनर्जी फाइनल का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, वर्क प्लस में काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। इस फॉर्मूले को याद कर लो और अपनी अपनी बुक में लिख लो। यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी फाइनल है उसका फॉर्मूला क्या था, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस में वर्क। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल का एज इट इज रख दो हाफ एम वी स्क्वायर। और जो यहाँ पे वर्क कौन प्रोवाइड कर रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला क्या है, माइनस में K/X। लेकिन बच्चे इसमें ना एक चीज़ देखो, हमारा जो डिस्टेंस है वो कहाँ से कहाँ तक है, 0.1 से लेके 2.01 तक। तो हमें यहाँ से यहाँ तक जाना है। जब भी हमें मान लो यहाँ से यहाँ तक जाना है तो इस चीज़ को ऐड करना है। और जब भी किसी चीज़ को ऐड करना हो तो क्या करते हैं, इंटीग्रेशन। किसी चीज़ को ऐड करना हो तो क्या करते हैं, इंटीग्रेशन। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल का फॉर्मूला पुट करोगे तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल क्या है, हाफ mv²। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 2। मास होगा पता है 1 किलो है। अब सबसे पहले आपको करना पड़ेगा इंटीग्रेशन किसका, k तो कांस्टेंट है तो -k को क्या लिख लो, बाहर लिख लो। और 1/x का dx के रिस्पेक्ट में क्या होता है, log x। फिर इसकी वैल्यू पुट कर दो। अब आपको वैल्यू पता होनी चाहिए, कैसे आएगा ये, log की वैल्यू पहले क्या आएगी, log 2.01, फिर माइनस में लोअर लिमिट log 0.1। अब आपको ये कैसे लिख दिया, सुनो, log की प्रॉपर्टी बोलती है log a माइनस log b किसके इक्वल होता है, log a डिवाइड बाय b। किसके इक्वल होता है, log a डिवाइड बाय b। ये होती है माइनस की प्रॉपर्टी। और log की प्लस की प्रॉपर्टी क्या बोलती है, log a प्लस log b किसके इक्वल होता है, log a मल्टीप्लाई b। तो जब प्लस होगा तो मल्टीप्लाई होगा, या माइनस होगा तो क्या होगा, डिवाइड होगा। तो यहाँ पे क्या था, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसलिए क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो 2.01 को डिवाइड कर दोगे ना 0.1 से, तो आंसर कितना आ जाएगा, 20.01। log की वैल्यू आप सॉल्व करने के बाद कितना आंसर आ गया, ये काइनेटिक एनर्जी है, कितनी है, 0.5 जूल। अब काइनेटिक एनर्जी फाइनल का फॉर्मूला क्या था, हाफ mv फाइनल का स्क्वायर। कितनी आ गई, 0.5 आ गई। मास पता है, मास तो 1 किलो ही रहेगा। यहाँ से फाइनल वेलोसिटी निकाल लोगे,
वैल्यू पुट कर दी ना, तो फॉर्मूला चाहिए यहाँ से निकाल भी लो, कैसे बनाइए। देखो काइनेटिक एनर्जी किसकी इक्वल है, फाइनल हाफ एम वी एफ स्क्वायर, ये 2 पर जाके मल्टीप्लाई होगा ना, तो कितना आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई में के एफ, मास क्या हो जाएगा आके डिवाइड, और ये किसके इक्वल हो गया वी एफ स्क्वायर के, और स्क्वायर आगे क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट हो गया। तो ये फॉर्मूला समझ में कैसे बना, यहाँ पे सारी वैल्यूज पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितना आ गई 1 मीटर पर सेकेंड। अब इसको अपनी कॉपी में करो।